नमस्कार दोस्तों। भारत में इस समय पावर को लेकर बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है। आप लोग भी अगर देख रहे हैं कि हमारे घर में जब कभी बिजली नहीं जाती थी, अभी अचानक से 3 दिन से बिजली कटनी शुरू हो गई है। अगर आपके यहाँ बिजली नहीं कट रही है तो आप अपने आप को एक खुशकिस्मत समझिए कि आप ऐसे जोन में या ऐसे एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर शॉर्टेज अभी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने चाइना की खबरें न्यूज़ में देखी थी और उन्हें डिस्कस भी किया था कि बताइए, चाइना जैसे देश में जहां बिजली कभी नहीं जाती थी, वहां एक एक हफ्ते के लिए यूनिट्स बंद करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बंद करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि इंडस्ट्री बंद रहेगी। एक हफ्ता आप एक एरिया का बंद रखेंगे, एक हफ्ता आप दूसरे एरिया को, क्योंकि पावर क्राइसिस है चाइना में। वो पावर क्राइसिस अब हमारे देश में, इंडिया में भी शुरू हो गया है। 8 तारीख की बात करें, 8 से लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कि पावर क्राइसिस है, इसका हम लोगों को एक अच्छे तरीके से, यानी कि जो हमारा एक स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है पूरा ट्रांसमिशन कैपेसिटी का, पूरी जनरेशन कैपेसिटी का, उसी के अकॉर्डिंग हमें करना होगा, क्योंकि हमारे पास कोल शॉर्टेज है। कोल शॉर्टेज के कारणों को जानने से पहले बहुत जल्दी से ये समझ लेते हैं कि कोल यानी कि कोयला और पावर यानी कि बिजली का क्या तालमेल है और एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन होता है वो कोयले से होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में कोयल बेस्ड भी होता है और गैस बेस्ड भी होता है। हम सब ये तो जानते हैं कि जैसे ही हम जनरेटर में डीजल डालते हैं और उसको इग्निशन देते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो उसके साथ अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है, यानी कि इसके साथ जो जेनसेट कनेक्ट रहता है वो घूमना स्टार्ट करता है तो और हमें पावर मिल जाती है। सेम इसी का बड़ा रूप पावर जनरेशन प्लांट में होता है। पावर जनरेशन प्लांट में भी एक जनरेटर होता है जिसको घुमाने के लिए, यानी कि प्राइम मूवर के लिए, उसके साथ भी एक टरबाइन लगा होता है। टरबाइन कई तरीके के होते हैं, पर पावर जनरेशन में स्टीम टरबाइन यूज करते हैं। स्टीम वही स्टीम जो भाप हम लोग घर में किचन में देखते हैं, जब हम पानी को बॉयल करते हैं उसके साथ निकलती है। सेम वही प्रोसेस जनरेशन प्लांट में होता है। वहां पर भी पानी को गर्म किया जाता है। गर्म करने के साथ जो स्टीम जनरेट होती है वो स्टीम टरबाइन को मूव कराती है। उसके मूव होने से जो जनरेटर उसके साथ कनेक्ट रहता है वो पावर जनरेट करता है। तो ये तो कोयला और बिजली का सीधा सीधा संबंध था, जो हमने बहुत जल्दी आसान भाषा में समझ लिया, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाकर। अब आगे समझते हैं कि ये क्या कारण है कि हमारे देश में इस समय पावर क्राइसिस इतना बड़ा हो गया है। सरकार द्वारा जो दिए गए 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि पावर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई है। दूसरा जो सरकार देती है, दूसरा ये बोलते हैं कि हैवी मॉनसून, यानी कि सितंबर के महीने में भी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि जो हमारे कोल ब्लॉक्स हैं, जो हमारे कोल माइंस हैं, उनमें पानी भर गया है। कोल माइंस में पानी भरने की वजह से जो वहाँ से कोयला निकलता है या कोयले की जो ढुलाई होती है वो भी उस मात्रा में नहीं हो पा रही जिस मात्रा में हमें आपूर्ति चाहिए। सबसे बड़ा कारण जो सरकार देती है वो ये कहती है कि जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें भी, ग्लोबली मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं और इतना ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है चाइना। भारत में 2 प्रमुख देशों इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया पर हमने देखा है चाइना के साथ क्या विवाद था उसका, और चाइना उसको कैसे रूल कर रहा है। उसी वजह से भारत में कोल की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है। इन सब के साथ एक कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि प्रिडिक्शन, जिस तरीके से कोरोना की सेकेंड वेव ने, सरकार ने कोई प्रिडिक्शन नहीं लगाई थी और अचानक से इतने ज़्यादा केसेस हो गए थे और ऑक्सीजन क्राइसिस हमारे देश में बढ़ गया था। इसी तरीके से मॉनसून की प्रिडिक्शन या कोल इंपोर्ट की प्रिडिक्शन भी सरकार लगाने में विफल नजर आती है। अब हमारा देश में समस्या आने के बाद ही हम उस पर रिएक्ट करते हैं, हम प्रोएक्टिवली उस पर काम नहीं करते हैं। जो हमारे साथ कोरोना में हुआ वही अब हमारे साथ कोल में हो रहा है। अभी क्या कर दिया है सरकार ने कि सबसे पहले जितने भी पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं उनको कोयला सप्लाई किया जाएगा। जैसे कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन सिर्फ हॉस्पिटल्स को ही सप्लाई की जा रही थी। कोयला दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे आयरन ओर या सीमेंट, इन सब में भी यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा मेन जो उसका कंजप्शन होता है वो पावर जनरेशन में ही किया जाता है। दोस्तों, सरकार तो अपने स्टेप्स ले ही रही है। हमें एज अ सिटीजन, मतलब एक नागरिक के नाते क्या क्या स्टेप लेने चाहिए कि हम जो ये कंडीशन है, जो ये क्राइसिस है, इससे बाहर आ जाए। सबसे बड़ा स्टेप जो हमें लेना है,
इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। जितने भी समय के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसको इतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमें ज़रूरत है। इसके बाद अगर हमारे किसी एरिया में शेडिंग हो रही है या हमारे किसी एरिया में आउटेज हो रही है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से या ज़्यादा काम होने की वजह से या ज़्यादा लोड शेडिंग या लोड डाइवर्जन होने की वजह से, तो वो हमें खुद ही अपने आप रीच करके, खुद ही हमें अपने आप कॉल सेंटर या कस्टमर केयर से बात करके उसको पता करना है और अपनी लोकेलिटी, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास के एरिया में सबको बताना है कि हमारे यहाँ इस वजह से, इस कारण से ये समस्या और ये क्राइसिस है, ये क्राइसिस कुछ दिन का है जो दूर कर लिया जाएगा। अगर दोस्तों हम सब इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से चीज़ों को लेके चलेंगे, सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार तो अपने हिसाब से चीज़ें करेगी ही और सरकार पे तो प्रेशर बना के रखना ही है कि सरकार ये समस्या आनी ही नहीं चाहिए थी अगर आप प्रोएक्टिवली रिएक्ट करते। पर हमें भी एज अ सिटीजन, जैसे हमने कोरोना के क्राइसिस में काम किया, ऐसे ही हमें पावर क्राइसिस में भी काम करना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।